नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। दोस्तों 10:30 बजे का समय हो गया है और इस वक्त लाइव आना बेहद ज़रूरी था क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी है और कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में और इस बड़ी खबर में हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप शुरान जी, खरी-खरी न्यूज़ से। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। चुनाव का ऐसा माहौल होता है कि रात को 12 बजे भी अगर कोई खबर आती है, तो कोशिश करेंगे कि दर्शकों तक वो 12 बजे भी पहुँचाएँ और रात 2 बजे आती है तो 2 बजे भी पहुँचाएँ। और इस वक़्त की जी बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में 6-6 उपचुनाव हो सकते हैं सर। जी हाँ, ब्रेकिंग खबर ये है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि पक्की सूचना मिली कल सुबह। जेजेपी के 5 एमएलए इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ दोबारा दोहरे हैं कि कल जेजेपी के 5 एमएलए इस्तीफा दे सकते हैं। करनाल सीट से आज खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते कुल मिलाकर 6 विधानसभा के उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में हो सकते हैं। तो ये कौन-कौन से आज जो हैं विधायक आज जेजेपी के साथ नहीं थे, ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जेजेपी के ही विधायकों की चर्चा करेंगे क्योंकि खट्टर साहब तो इस्तीफा दे करके वो लोकसभा के उम्मीदवार बन चुके हैं। जी सर। हाँ, उन जो है टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग, नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, नारनौल के विधायक राम कुमार गौतम और गोलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं। ये पांचों विधायक पिछले कुछ दिनों से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ चल रहे हैं, उनसे खफा हैं और वो ना तो जेजेपी की मीटिंग में शामिल हुए, ना जेजेपी की रैली में शामिल हुए। यही वजह है, ये कहा जा रहा है कि पांचों विधायक अब जेजेपी के बजाय बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं और इसीलिए वो कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देते ही 5 सीट खाली हो जाएंगी, जिसके चलते लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन 5 सीटों पर उपचुनाव होगा और साथ ही जो खट्टर साहब ने आज करनाल सीट से इस्तीफा दिया था, वहां भी उपचुनाव होगा। यानी हरियाणा में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ हो सकता है। यानी 6 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है। सर बड़ी बात है, एक बारी थोड़ा-सा ये समझाएँगे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कौतूहल है कि अभी लोकसभा चुनाव के साथ किस तरह से ये चुनाव हो सकते हैं या फिर इसके बाद ये चुनाव होंगे या कितना समय बचेगा? एक लीगल अगर इसका प्रारूप देखें तो? सिंपल सी बात है अरुण, अभी विधानसभा चुनाव में 7.5 महीने बाकी हैं और 6 महीने से पहले अगर कोई सीट खाली होती है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन चुनाव करा सकता है। तो ये सारे के सारे जो 5 के 5 विधायक बीजेपी के टच में हैं और पांचों के पांचों ये जेजेपी के जो विधायक हैं, अगर इनका हम पूरा पूरा 2019 का चुनाव विश्लेषण करें तो बीजेपी और जेजेपी के ये एमएलए मिलकर वोटों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके सामने ना तो कांग्रेस टिक पाएगी और ना ही जेजेपी टिक पाएगी। यानी ये सारे के सारे विधायक ऐसे हैं जिनके अपने वोट बैंक हैं और ये के सारे जो विधायक हैं अरुण, 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के साथ जुड़े थे। जेजेपी ने टिकट दिया था और ये एमएलए बन गए थे। इनमें से जहां देवेंद्र बबली इस समय मंत्री हो गए, बल्कि तो पूर्व मंत्री हो गए हैं वो। इसके अलावा जोगीराम सिहाग चेयरमैन थे, रामनिवास सुरजाखेड़ा भी चेयरमैन थे, जिनका इस्तीफा दुष्यंत चौटाला ने ले लिया था। नारनौल के विधायक राम कुमार गौतम तो जग जाहिर है, वो तो पिछले 4.5 साल से ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ चल रहे हैं। गुलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह के बेटे भी चेयरमैन हैं, उनके पुत्र वधु नगर पालिका में चेयरमैन है। लेकिन ये पांचों के पांचों विधायक दुष्यंत चौटाला से खफा हैं और अब ये सुबह कल रिजाइन देने का काम कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अरुण, हरियाणा की सियासत में लगातार तीसरे दिन बड़ी उथल पुथल हो जाएगी और हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ये उम्मीद कर रहे थे कि ये पांचों विधायक मजबूरी में उनके साथ बने रहेंगे, क्योंकि जेजेपी के विधायक दल में बंटवारे के लिए कम से कम 7 विधायकों का इकट्ठा होना जरूरी था। लेकिन बीजेपी के साथ सिर्फ 5 विधायक आए हैं, इसलिए बीजेपी ने भी इन विधायकों को अपने साथ रखने का एक नया तरीका निकाल लिया है और वो तरीका है उपचुनाव का। अगर उपचुनाव की घोषणा होती है तो उस कंडीशन में बीजेपी इन 5 विधायकों में से 5 को भी मंत्री बना सकती है, इनमें से 3 को भी मंत्री बना सकती है
और अगले विधानसभा चुनाव में ये पांचों चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हम बारी बारी से बता दें, जैसे टोहाना सीट का जो चुनाव परिणाम था 2019 में, जेजेपी की तरफ से देवेंद्र बबली को 1,752 वोट मिले थे। बीजेपी के सुभाष बराड़ा को 48,450 वोट मिले थे और कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ 16,717 वोट ले पाई थी। यानी कांग्रेस की यहाँ पर जमानत जब्त हो गई थी। अगर यहाँ पर उपचुनाव होता है और देवेंद्र बबली अगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उस कंडीशन में आप मान सकते हैं यहाँ पर देवेंद्र बबली हो सकता है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट ले जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जेजेपी के साथ, क्योंकि देवेंद्र बबली का अपना लगभग 50,000 का वोट बैंक उससे पहले के 2014 के चुनाव में रहा था, जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और वो नंबर 3 पर रहे थे। लेकिन अब उनका जो 50,000 का वोट बैंक उन्होंने अपने साथ में बिल्कुल मेंटेन रखा है। इसके साथ में जो बीजेपी का 50,000 का वोट बैंक है वो भी उन्हें मिलेगा। ऐसे में दिक्कत कांग्रेस के लिए भी है और उससे बड़ी दिक्कत जेजेपी के लिए है, क्योंकि जेजेपी आज की हिसार रैली में ये इशारा कर रही थी, दुष्यंत चौटाला इशारों में कह रहे थे कि जेजेपी लोकसभा चुनाव से अलग रह सकती है, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले सकती है। लेकिन अगर जेजेपी के इन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, फिर दुष्यंत चौटाला को मजबूरी में लोकसभा और ये 6 के 6 उपचुनाव लड़ने पड़ेंगे। यानी टोहाना की सीट ऐसी है जहां पर जेजेपी के पास सिर्फ सरदार निशान सिंह जो के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही एक प्रत्याशी है और उनका वोट बैंक आज के डेट में 15 से 20,000 वोट ही बचा है। उस कंडीशन में ना तो जेजेपी के लिए यहाँ जीत की कोई गुंजाइश बचेगी और कांग्रेस के परमवीर सिंह भी बेहद कमजोर हो चुके हैं, उनके ऊपर दांव लगाकर भी कांग्रेस के लिए रिस्क रहेगा। और यह भी खास बात है कि परमवीर सिंह भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं। अगर यहाँ पर दोबारा से खराब परिणाम आता है तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब बात करते हैं बरवाड़ा की। बरवाड़ा के जोगीराम सियाग अपने इलाके के एक रोबदार नेता हैं, उनका अपना वोट बैंक है और इस वोट बैंक के कारण ही जेजेपी 45,868 वोटों के साथ 2019 का चुनाव जीत पाई थी। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पुनिया को 41,260 वोट मिले थे और कांग्रेस का प्रत्याशी नंबर 4 पर रहा था जिसे महज 8830 वोट मिले थे। यहाँ भी कंडीशन वही है, यहाँ पर कांग्रेस की आपस की लड़ाई है, क्योंकि रामनिवास घोडेला की कुमारी सैलजा के साथ नहीं बनती है और रामनिवास घोडेला भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं। वो 2019 के चुनाव में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और नंबर 3 पर रहे थे। अब रामनिवास घोडेला को सैलजा फिर से टिकट नहीं लेने देंगी। उस कंडीशन में कांग्रेस के लिए हालात फिर खराब हैं, जेजेपी के लिए भी हालात खराब हैं, क्योंकि अगर जोगीराम सिहाग यहां से चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे तो उस कंडीशन में बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर जोगीराम सिहाग लगभग 60,000 से ज्यादा वोट हासिल करेंगे। यानी वही लगभग 20,000 से 25,000 वोटों की जीत का अंतर यहाँ पर बीजेपी ले सकती है। ऐसे में यहाँ पर जेजेपी के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है और कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है वो बीजेपी को रास आएगी। अब बात करते हैं नरवाना की। नरवाना से जेजेपी के टिकट पर रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक बने थे, उन्हें 79,578 वोट मिले थे। उनके मुकाबले में नंबर 2 पर बीजेपी की प्रत्याशी रही थी, उनको 48,886 वोट मिले थे। यानी अगर इन दोनों वोटों को हम मिलाकर चलें तो मोटा मोटा 1,30,000 वोट बनते हैं और रामनिवास सुरजाखेड़ा का अपना वोट बैंक है। इसके अलावा एक बात और भी आई है कि रामनिवास सुरजाखेड़ा को चेयरमैन से हटा दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर आईएनएलडी का प्रभाव बढ़ा है। नरवाना सीट ऐसी रहेगी, अगर बाई इलेक्शन होता है तो यहाँ पर चौकोना मुकाबला होगा और चौकोना मुकाबले में जेजेपी जो इस बार विधायक वाली पार्टी थी वो नंबर 4 पर भी जा सकती है। ऐसे में यह मुकाबला मुझे लगता है इनेलो और बीजेपी के बीच में होगा और रामनिवास सुरजाखेड़ा के अपने वोटों के बलबूते पर बीजेपी यहाँ भी लगभग 70,000 से ज्यादा वोट लेगी और जीत की बड़ी प्रबल दावेदार रहेगी। दूसरे नंबर के कैंडिडेट के लिए 50,000 वोट हासिल करना मुश्किल होगा। यहाँ पर भी जेजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है अरुण। जो जेजेपी के लिए एक प्रत्याशी हो सकते थे पृथ्वी नंबरदार, जो मुश्किल समय में 2018 में इनेलो को छोड़कर जेजेपी में आए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उन्हें इग्नोर करने का काम किया, उन्हें इंपोर्टेंस नहीं दी, जिसके चलते पिछले दिनों वो भी इनेलो में वापसी कर गए हैं। इनेलो की तरफ से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। यही वजह है कि नरवाना सीट के ऊपर भी जहां कांग्रेस के लिए हालात खराब है, ये ऐसी सीट है जहां पर लगातार 3 बार से अरुण कांग्रेस हार रही है और 2019 के चुनाव में
कांग्रेस को यहाँ महज 14,000 वोट मिले थे। ऐसे में 14,000 वोटों वाली पार्टी के लिए जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ मुकाबला करना नामुमकिन रहेगा और उसके रास्ते का रोड़ा बनेगी इनेलो। यानी यहाँ ना जेजेपी है, यहाँ पर कांग्रेस है, यहाँ पर बीजेपी फिर नंबर 1 पर रहेगी। अब बात करते हैं नारनौंद की। नारनौंद के दादा रामकुमार गौतम 2019 में 73,435 वोटों के साथ विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु रहे थे, उन्हें 61,406 वोट मिले थे। अगर हम इन दोनों वोटों को मिलाकर चलें तो आप मान के चलो कि लगभग 1,34,000 वोट मिलते हैं। और जो जेजेपी 2019 में नारनौंद हल्के में सबसे मजबूत थी, जाट वोटरों में दुष्यंत चौटाला का डंका बज रहा था, लेकिन आज की तारीख में नारनौंद हल्के में दुष्यंत चौटाला की सबसे ज्यादा खिलाफत है। यही वजह है कि यहाँ पर जेजेपी के लिए नया प्रत्याशी तलाशना बेहद मुश्किल है। ये अलग बात रहेगी कि जेजेपी से अलग होने के बाद रामकुमार गौतम को क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाएगी या कैप्टन अभिमन्यु को मैदान में उतारने का काम करेगी, क्योंकि जहां रामकुमार गौतम अगर इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के दावेदार रहेंगे। ऐसे तो इस्तीफा नहीं देंगे चुनाव लड़े बगैर जो है। तो उस कंडीशन में अगर रामकुमार गौतम भी अगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो उस कंडीशन में वो भी 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर लेंगे, जिसके चलते यहाँ पर भी ना तो जेजेपी को जगह बचती है। और खास बात यह भी है अरुण कि इस सीट के ऊपर नारनौंद पर कांग्रेस के प्रत्याशी को महज 8245 वोट मिले थे, जहां बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों को 1,35,000 वोट मिले थे, वहां कांग्रेस यहाँ पर बेहद जमानत जब्त कराकर महज 8,245 वोट ले पाई थी। तो कांग्रेस के लिए भी इस उपचुनाव में बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन होगा, यानी कांग्रेस यहाँ फंसेगी, जेजेपी भी यहाँ फंसेगी। अब बात करते हैं गुलाचिका की। गुलाचिका से ईश्वर सिंह जेजेपी में चुनाव से पहले आए थे और वो 36,518 वोट लेकर विधायक बने थे। यहाँ पर नंबर 2 पर कांग्रेस रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी को 31,944 वोट मिले थे। दिलूराम बाजीगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर नंबर 4 पर रहे थे, उन्हें 25,203 वोट मिले थे। लेकिन ईश्वर सिंह का अपना वोट बैंक है और जो जाट वोटर पिछली बार गुलाचिका में दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े थे, आज की तारीख में वो कांग्रेस की साइड जा चुके हैं। यानी यहाँ पर मुकाबला कांटे का मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यहाँ जेजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है और इस कंडीशन में यहाँ पर मुकाबले में अपने वोट बैंक के बलबूते पर ईश्वर सिंह अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा और ईश्वर सिंह फिर जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे। छठी सीट रहेगी करनाल की। करनाल तो सीएम सिटी था और फिर से सीएम सिटी रहेगा और सीएम सिटी के तौर पर यहाँ पर एक बार फिर से नायब सैनी भी बम्पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि 2019 चुनाव में यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को लगभग 80,000 वोट मिले थे और कांग्रेस नंबर 2 पर 34,718 वोटों के साथ नंबर 2 पर रही थी। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर भी बीजेपी की जीत में कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यानी 6 की 6 सीटें बीजेपी को जाना तय हो जाएगा और 6 सीटों के साथ आप मान के चलिए कि बीजेपी का अपना बहुमत हो जाएगा, क्योंकि वो 41 सीटों पर खड़ी है और 6 विधायकों मिलने के बाद 6 में से एक विधायक हम मान लेते हैं कि जो खट्टर साहब तो पहले बीजेपी में थे, तो असम में जो 5 विधायक बनेंगे तो 45 विधायकों के साथ में हो जाएंगे और आज के तारीख में रणजीत सिंह उनके मंत्री बने हुए हैं। तो जो 46 का जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, तो वो बीजेपी इस बाई इलेक्शन के साथ हासिल कर लेगी। आप देखिए ये जो 5 विधायक का इस्तीफा है ये हरियाणा की पॉलिटिक्स को पलटने का काम करेगा, क्योंकि अभी तो ये चर्चा चल रही कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर हालात दूसरे होंगे। अगर 5 विधायकों के साथ में करनाल सीट का उपचुनाव होगा तो इन 6 के 6 सीटों पर अगर बीजेपी चुनाव जीतती है और बड़े वोटों से जीतती है तो फिर इसे हम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहेंगे और ये सेमीफाइनल जीतकर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी, मजबूती हासिल करेगी। लेकिन एक बड़ी बात है, आपने जिस तरह से कैलकुलेशंस की है कि 2019 के इतने वोट थे इस तरह से, वो आपको नहीं लगता कि जेजेपी ने जो है वो बीजेपी को बुरा भला बोल करके उनके एंटी बीजेपी के वोट हासिल किए थे? सारे पर्सनल वोट थोड़ी कह सकते हैं हम। अब मैंने जो आपको जो कैलकुलेशन दी है, मैंने आपको जैसे आपको हाँ ये बात करी है
मैंने क्लियर किया कि टोहाना में देवेंद्र बबली के 50,000 अपने वोट हैं। उसके बाद जो 50,000 वोट और बचते हैं, 50,000 वोट में से आप 15 से 20,000 वोट आप जेजेपी के मान लीजिए, और उसके अलावा जो कट्टर जाट वोटर थे 5-7 हजार जो वोट है वो इंडिया के साइड में जाएंगे, और लगभग 25 से 30,000 वोट कांग्रेस की साइड में जाएंगे। अगर कांग्रेस जो हमने 50,000 वोट अलग से किए हैं उनमें से अगर 30,000 वोट भी लेती है और उसके 16,000 वोट परमवीर सिंह के थे, तो उस कंडीशन में भी वो 46,000 तक पहुंचती है। जबकि देवेंद्र पब्लिक अपने 50,000 वोट और साथ में बीजेपी के 50,000 वोट मिलके दोबारा से 1 लाख वोटों पर पहुंचते हैं। इसलिए जो जीत का अंतर लगभग जो है फिर से लगभग 50 से 60,000 वोटों का बनेगा। यही बात बरवाड़ा की है। बरवाड़ा में जो जोगीराम सियाह को जो 45,000 वोट मिले थे, उसमें से आप मानकर चलिए कि उनका 20 से 22,000 का अपना वोट बैंक है। तो अगर वो अपने हिस्से के अगर 20,000 वोट भी लेते हैं और प्लस में जो बीजेपी का अपना 41,960 वोट जो बीजेपी को मिले थे वो आज भी कायम है। और इसके साथ आपको बता दूं, जो ये बरवाड़ा हल्का है इसमें हिसार और उसके साथ में सैनी वोटर लगभग 20-22,000 सैनी वोटर भी हैं। पिछली बार ये सैनी वोटर बीजेपी के साथ कम में थे और ये कांग्रेस के साथ में जाने के लिए इंडिपेंडेंट में बट गए थे। अब की बार इनका झुकाव नायब सैनी के कारण बीजेपी के साथ ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन के अंदर मुझे लगता है कि इस सीट के ऊपर भी बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर जोगीराम सियाल लगभग 60 से 70,000 वोट ले सकते हैं। यही वजह है कि इस सीट के ऊपर भी जो बीजेपी की जीत क्लियर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। नरवाना का भी यही है। नरवाना देखिए एंटी कांग्रेस सीट है अरुण। इस सीट पर मैंने बताया कि 3 बार से 2 बार आईएनएलडी के और तीसरी बार जेजेपी के विधायक बने हैं और रामनिवास खेड़ा का अपना वोट बैंक है। उन्हें वोट तो मिले थे 79,000, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 80,000 वोटों में से 25,000 वोट उनके हैं। ईमानदारी से तुलना करें, हम ये मानते हैं कि लगभग जो 55,000 जो वोट हैं वो वोट जाएंगे दूसरी पार्टियों में। उसमें से 55,000 में से लगभग मुझे लगता है कि 30,000 वोट तो के लिए आईएनएलडी लेके जाएंगे और बाकी के जो 20,000 वोट हैं वो वोट चले जाएंगे कांग्रेस के पास। वो और अगर 20,000 वोट नहीं जाते हैं, अगर 40,000 वोट मिलने को जाते हैं तो भी आईएनएलडी 40,000 से ऊपर नहीं जाएगी। और कांग्रेस के लिए भी जो हालात 14,000 वोटों की जो हालात थी, तो इस सीट के ऊपर अरुण कांग्रेस भी आप मान के चलिए कि 25,000 वोटों से ज्यादा नहीं जा पाएगी। और देखिए जेजेपी का जो वोट बैंक है जिसने 80,000 वोट हासिल किए थे, मैं मानता हूं कि लगभग 15 से 20,000 वोट तो जेजेपी भी लेगी। तो उस कंडीशन में जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है और प्लस में रामनिवास खेड़ा का अपना 20,000 वोटों का वोट बैंक है, वो दोबारा से मिलकर, क्योंकि 48,000 वोट बीजेपी के थे, तो वो 48,000 वोट और प्लस में 20,000 जो आप खेड़ा के वोट डाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये 70,000 वोटों का आंकड़ा पहुंचता है। यहाँ पर नंबर 2 पर पार्टी इनेलो रहेगी 40,000 वोटों के साथ में, और नंबर 3 पर कांग्रेस रहेगी लगभग 25 से 30,000 वोटों के साथ में। यानी इस सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर रामनिवास खेड़ा के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं नारनौंद की। नारनौंद में मुकाबला साफ तौर पर जाट में और नॉन जाट में रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव था उसमें जहां रामकुमार गौतम के देखिए लगभग 30,000 में वोट अपने रामकुमार गौतम के हैं, बाकी के जो उनको टोटल वोट मिले थे 79,518। तो हम ये मान लेते हैं कि 50,000 जो वोट थे, 50,000 वोट मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला के कारण उनको मिले थे। और 50,000 वोटों में से हम अगर निकालने का काम करते हैं तो आज की डेट में लगभग 10 से 15,000 वोट जेजेपी को मिलेंगे। तो बाकी बच गए आपके 35,000 वोट। 35,000 वोट जाएंगे कांग्रेस की साइड में सीधे। हो सकता है 35,000 में से 5,000 वोट इनेलो को चले जाए जो कट्टर लोग दली थे, और अगर 30,000 वोट कांग्रेस को जाएंगे तो कांग्रेस जो 8200 वोटों पर थी, तो कांग्रेस जाएगी 35 से 40 के बीच में। और रामकुमार गौतम जो बीजेपी के जो वोट थे 61,000 में से मैं मानता हूं जो 11,000 वोट ऐसे थे जो 15,000 वोट लगा लीजिए जो कैप्टन अभिमन्यु के जाट वोट थे। वो हो सकता है कि इस बार जो है अभिमन्यु के प्रत्याशी बनने पर साथ ना आए, और आ भी सकते हैं। वो बीजेपी विरोधी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वोट पिछली बार बीजेपी को दिया था ये मान के चलिए कि वो जाट वोट तो बीजेपी के ही हैं। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि उनमें से आप 10,000 वोट निकाल दीजिए। 61 के 51,000 वोट बीजेपी को रामकुमार गौतम को मिलेंगे और 30,000 वोट उनके होंगे, तो 70,000 वोट पर रामकुमार गौतम भी पहुंचेंगे होंगे। वो दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर पहुंचेगी 40,000 पर। तो उस कंडीशन में रामकुमार गौतम भी आराम से विधायक बनेंगे। असली लड़ाई होगी गुहला चिक्का पर।
कि गुलाचिका पर बीजेपी नंबर 4 पर थी। नारनौंद का एक बार कर लेते हैं। नारनौंद में अगर दादा गौतम को प्रत्याशी नहीं बनाया तो वो रायता नहीं फैला देंगे। देखिए अरुण, सिंपल सी बात है, अगर कोई विधायक इस्तीफा दे रहा है तो मुफ्त में इस्तीफा नहीं देगा। वैसे भी कैप्टन अभिमन्यु की तैयारी लोकसभा की है। लोकसभा की टिकट अगर कैप्टन अभिमन्यु को मिलती है तो उस कंडीशन में बीजेपी में कोई दावेदार है ही नहीं, तो वहां पर फिर क्या करेगी बीजेपी, रामकुमार गौतम को टिकट दे देगी। देखिए इस्तीफे का मीनिंग है गारंटी की टिकट। चलिए उसमें टिकट कोई भी मान ली जाए, ये गारंटी मान ली जाए। कैप्टन अभिमन्यु का लेकिन काफी विरोध है। कैप्टन अभिमन्यु आज तक भी जाट आरक्षण के बाद वो छवि बिल्ड नहीं कर पाए हैं, वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। मैं तो वो बात आपको मैं कह रहा हूँ कि देखो क्या है कि मैक्सिमम जो कैप्टन अभिमन्यु को जो वोट मिले थे 61,000 वोटों में से ये मानता हूँ कि जो जाट वोट उनको मिले थे वो लगभग मान लीजिए कि 15,000 से ज्यादा नहीं मिले थे। 61,000 में से अगर आप 15,000 भी निकालते हैं तो उसके बावजूद भी जो है लगभग ये बच गए 40,000 वोट बन गए हैं। वो 40,000 वोट वो और प्लस में 25 से 30,000 वोट दादा गौतम के, दोनों मिला के अरुण वोटों की संख्या फिर 70,000 तक पहुंचती है। जो रामकुमार गौतम ने जो 73,000 वोट लिए थे उसके पास पांच वो बीजेपी के टिकट पर फिर से वोट लेते हैं। यहाँ पर जेजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, जेजेपी के पास यहाँ पर जो है कहने को एक ही चेहरा है, अमित बुरा जो जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अभी जिला परिषद के चुनाव में भी बेहद बुरी तरीके से हार गए थे। तो इस सीट तो के ऊपर सर कांग्रेस की इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेजेपी का जो वोट बैंक है ना वो सारा का सारा कांग्रेस को ट्रांसफर होगा बजाय बीजेपी के। तो बीजेपी के पास क्या श्योरिटी है कि वो सीट निकाल ही लेगी उपचुनाव में। आप जो वहां का क्या है कि वहां क्या है कि इनेलो के जो उम्मीदवार हैं उनके पास भी जेजेपी का वोट बैंक ज्यादा है, तो वो भी उपचुनाव लड़ेंगे तो लगभग 20,000 वोट तो वो भी लेंगे अरुण। ये नहीं पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद डिपेंड ये भी करेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। आपके वोट की जो संख्या है, कांग्रेस के वोट यहाँ पे 8200 थे, 8200। यहाँ पर मोटे मोटा लगेगा कि आप यहाँ पर 1 लाख जाट वोटर है यहाँ पर जो वो नागौद में 1 लाख में से 75,000 पोल होंगे। 75,000 में से जो है लगभग 10,000 वोट आज भी बीजेपी के साथ है, चाहे वो नौकरियों का कान हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु का कान हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो। बाकी बच गए हैं 65,000। 65,000 में से आप ये मान के चलिए कि 15,000 वोट तो बीजेपी जेजेपी भी ले लेगी। उसके बाद बच गए 50,000 वोट। 50,000 वोटों में से आप मान के चलिए 10,000 वोट तो आईएनएलडी को भी जाएंगे। कितने बच गए? 30,000। अगर 30,000 वोट जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट भी हो जाते हैं तो कांग्रेस तो 8200 वोटों से और 30,000 मिला के 40,000 में पूछेगी ना। अब जीत के लिए चाहिए 70,000 वोट। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कि भी जो है 61,000 जो वोट मिले थे बीजेपी को, हम तो उनसे वोट कम कर रहे हैं, हम सेम कहीं लगा रहे हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि जो वोट कम हुए थे उसके बेस पे हम जोड़ रहे हैं और जोड़ के ही जो आंकड़ा है वो दोबारा से 70,000 वोटों का बन रहा है। चलिए दूसरी जगह का तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को नारनौंद पे डाउट लग रहा है कि नारनौंद में बीजेपी फंस सकती है। गुलाचिका की अरुण अरुण सिंपल सी बात है, नारनौल में 2 लाख वोट हैं। 2 लाख वोट में से 1 लाख जाट वोटर हैं, 1 लाख नॉन जाट वोटर हैं और जाट वोटर 4 जगह बटेंगे। तो फिर नॉन जो है जाट 4 जगह अगर बटेंगे, नॉन जाट तो क्या है कि नॉन जाट तो यहाँ पर मान के चलिए कि लगभग 80% जो है 80% जो जाट वोटर है वो जाएंगे बीजेपी के साथ में। जो गैर जाट जो वोटर्स है उनमें से जो लगभग 30,000 के करीब है यहाँ पे चमार वोट बैंक है, तो चमार वोट बैंक जरूर कांग्रेस की साइड में ज्यादा जाएगा, लेकिन वो संख्या इतनी नहीं है कि उलटफेर कर सके जब वो। तो यहाँ पर मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि वोट बराबर के हैं। वहां पर जो है जो जाट वोट बैंक है आप ये मान के चलिए कि 50% कांग्रेस को जाएगा। उसके बाद जो है 20% जाएगा जेजेपी को, 20% जाएगा आईएनएलडी को और जो है 10% जो है बीजेपी को कुछ जाएगा। चलिए गुलाचिका की अगर बात करें तो अब गुलाचिका में जो है मुकाबला टाइट रहेगा, लेकिन जो 36,000 जो वोट जो ईश्वर सिंह को मिले थे, मैं ये मान लेता हूँ कि आधे वोट उनके थे, आधे जेजेपी के थे, क्योंकि उसके बाद उनकी पुत्रवधू भी वहां पर बनी है, चेयरमैन बनी है, उनका अपना वोट बैंक है। वो 1977 से विधायक बनते आए हैं, उनका अपने नॉन जाट वोट बैंक में उनका अपनी पकड़ है। अगर हम 36 में से 18,000 वोट उनके लगाते हैं और जो है 25,000 जो बीजेपी का जो वोट बैंक है,
क्योंकि बीजेपी को पिछली बार प्योर नॉन जाट वोट मिले थे, वहां पर कहीं पर भी जाट वोट के साथ में नहीं था। तो उस कंडीशन में 40,000 वोटों के ऊपर दोबारा से आप मान के चलिए कि 40 से 45 के बीच में ईश्वर सिंह पहुंचते हैं। और ये सीट ऐसी है जो लगभग 4 कोने बढ़ती है। यहाँ कांग्रेस के टिकट के 4 दावेदार हैं, 2 भूपेंद्र हुड्डा के में से, 2 रणदीप के में से है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो है 40,000 वोट लेने वाला एमएलए बनेगा। अगली बार 36,000 वाला बना था, क्योंकि 4 प्रत्याशी ऐसे थे जो 25,000 से ज्यादा वोट ले गए थे। तो वहां पर बीजेपी को 25,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 31,000 वोट मिले थे, और देवेंद्र हंस इंडिपेंडेंट थे, उनको लगभग 28,000 वोट मिले थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो वोटों का बंटवारा है, और मुझे लगता है कि अगर देवेंद्र हंस जो कांग्रेस में आ गए हैं, अगर उनको टिकट दी गई, फिर दुल्लूराम बाजीगर जो भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी है, फिर वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बाजीगर 2 सीटों पर हरियाणा में हमेशा अपना हक रखते हैं, एक तो गुलाचिका की है और दूसरी रतिया की। रतिया में भी बाजीगर लगातार एमएलए बनते आए हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर भी ईश्वर सिंह के एमएलए बनने के चांस ज्यादा रहेंगे जब वो। और दूसरी बात ये भी, अगर वो मंत्री बन गए हूं, मंत्री बनने के बाद तो वैसे भी 5-10% वोटर बढ़ जाते हैं। और जहां तक करनाल की बात है, करनाल की बात में तो कोई भी किंतु परंतु की बात ही नहीं है। हो सकता है कि भी कांग्रेस के वोट 34,000 थे, और 40,000 तो हो सकते हैं, लेकिन वो 50,000 चुनाव में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नया सीम आया है, नए सीम के साथ तो वैसे किसी की नाराजगी नहीं होगी। इसलिए 6 के 6 सीटें अगर बीजेपी ने जीत ली, तो बीजेपी का बहुमत भी हो जाएगा, वो सेमीफाइनल भी जीत लेगी, वो लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। यानी ये गेम प्लान ऐसा है जो कांग्रेस को भारी नुकसान देने का काम करेगा, और जेजेपी के लिए तो उसका दुर्गति का कारण बनेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये सिनेरियो बना है और गठबंधन टूटा है, और अगर इस तरह का काम हो जाता है उपचुनाव वाला, तो जेजेपी की तो बिरान माटी, खराब माटी, रेरे माटी सारी हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि हरियाणा में कल जेजेपी के 5 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम है: टोहाना से देवेंद्र बबली, बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, नारनौल से रामकुमार गौतम और गुलाचिका से ईश्वर सिंह। ये पांचों ही विधायक जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं, वो बीजेपी के टच में है। ये हो सकता है कि सुबह वो इस्तीफा दे दे और कल शाम को मंत्री भी बन जाए, क्योंकि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज नई खबर ये आपको साथ ही देते हैं कि कल शाम को नायब श्रेणी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और इसमें ये 500 लोग मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि अभी अब क्या है कि मंत्रिमंडल की 8 पोस्ट खाली पड़ी है, तो 8 पोस्टों में ये हो सकता है 5 के 5 ये मंत्री बन जाए और 3 इंडिपेंडेंट बन जाए, या हो सकता है बीजेपी 1-2 बना ले, 1-2 को इंडिपेंडेंट को बना ले, तो भी काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में कल हरियाणा की सियासत में बड़ा हंगामा होगा, बड़ा फैसला होगा। हरियाणा की सियासी तस्वीर बदलेगी, जहां एक तरफ नायब श्रेणी का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो दूसरी तरफ जेजेपी के 5 विधायक इस्तीफा देकर 6 उपचुनाव के लिए रास्ता साफ करेंगे, जो हरियाणा की सियासत का सेमीफाइनल होगा, जो विधानसभा चुनाव के लिए एक निर्णायक फैक्टर साबित होगा। और इस लड़ाई के अंदर बीजेपी की जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेजेपी के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। इस उपचुनाव के चलते जहां बीजेपी की सरकार बहुमत में आ जाएगी, वहीं जेजेपी और कांग्रेस के लिए इन 6 सीटों पर अपनी साख बचाना, जीत हासिल करना बेहद टेढ़ा होगा। कांग्रेस तो 6 के 6 सीटों के मुकाबले में नंबर 2 पर रहेगी, लेकिन जेजेपी के लिए इन 6 सीटों में से ऐसी एक भी कोई सीट मेरे को नजर आती है जहां पर वो 20,000 वोट भी ले वो। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि 6 में से 5 एमएलए जेजेपी के थे, और उपचुनाव में अगर जेजेपी एक भी सीट के ऊपर अगर 20,000 वोट नहीं ले पाती है, तो दुष्यंत चौटाला की सियासत जो है वो 2024 के लिहाज से दम तोड़ देगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ी बात है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी कि जिस तरह से जो है अब 6 उपचुनाव हरियाणा में वो हो सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने आपको थोड़ी वो कैलकुलेशंस भी बताई हैं कि किस तरह से कल इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की घंटी जो है वो बज सकती है। इसका बिल्कुल बज सकता है, क्योंकि लोकसभा की अभी आचार संहिता नहीं लगी है, और इसी के साथ ही हो सकता है ये चीजें हो जाएं। और बड़ी बात है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये 5 विधायक इस्तीफा अगर देते हैं, तो क्या दोबारा अगर इनको मंत्री भी बना दिया जाए, तो ये अपने इलाके में चुनाव जीत पाएँगे या नहीं जीत पाएँगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, और वहाँ पे किस तरह का सिनेरियो रह सकता है, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और लगातार पल-पल के अपडेट्स के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहें, देखते रहें। नमस्कार।